गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज इन तीनों को डिस्कस किया था। तीनों को देखा था किस किस टाइप से बने, इनका अगर हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करें तो कौन कौन से मोनोमर्स या मोनोहाइड्रेट्स वाली यूनिट्स मिलती है ना, मोनोसेकेराइड वाली यूनिट्स मिलती है, वो चीजें हमने डिस्कस करी थी। ओके, अब हम आज की क्लास में जो ट्राइसेकेराइड है, मतलब पॉलीसेकेराइड है ना, ट्राई तो खैर है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है ना, पॉलीसेकेराइड से इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब हेडिंग डालेंगे हम नहीं, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक। पहले हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा, उसके बाद में डाइसेकेराइड, और अब हमारी जो हेडिंग चल रही है वो चल रही है पॉलीसेकेराइड। देखो बताओ, पॉलीसेकेराइड की जब आप बात करोगे तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सी यूनिट्स आती है पहले तो वो सुनना। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत बेटा एक तो आती है स्टार्च, दूसरा आता है माल्टे, स्टार्च के अलावा हाँ पहले तो आती है बेटा स्टार्च, दूसरी आती है सेल्यूलोज, एंड जो तीसरी यूनिट है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। टोटल हमें तीन यूनिट ही देखनी है। तीनों यूनिट कौन सी बेटा? ओके, हाँ, तीनों की तीन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम ना। पॉलीसेकेराइड में तीन यूनिट्स आएगी, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ओके, तो अब इसमें से हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा स्टार्च। ठीक, पहली हेडिंग डालो बेटा स्टार्च। ठीक, हाँ, ठीक बताओ बात करें स्टार्च की, सूत्र सबके सेम ही होते हैं, C6H10O5, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n होते हैं ना। तो सबसे पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बेटा सूत्र ना, C6H10O6, O6 नहीं 5, O5, ऐसे n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ये हुआ इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्च का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C6H10O5। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट में मिक्स लिखेंगे बेटा, स्टार्च पौधों में मुख्यतः संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। तो सीधी बात है, पादपों में संग्रहित होता है ना, पादपों में संग्रहित, पादपों में संग्रहित पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पादपों में संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पेड़ पौधों में जो सेकेराइड होता है बेटा वो स्टार्च ही होता है। ठीक, कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? स्टार्च। अच्छा, बनता किससे इसकी बात करें बेटा, तो स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च जो होता है बेटा वो अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका मतलब क्या है? अल्फा ग्लूकोज के बहुलक होने का मतलब है कि बेटा सारे के सारी अल्फा ग्लूकोज वाली यूनिट्स आपस में ऐड होती है और स्टार्च का फॉर्मेशन करती होगी, है ना। यानी स्टार्च को अगर आप ब्रेक करोगे तो सारी की सारी यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज की आपको मिलेगी। सही है, इसे दो घटकों से मिलकर के बना होता है, एक तो एमिलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। ठीक है, क्या करें बेटा, स्टार्च जो होता है दो घटकों से मिलकर के बना होता है, स्टार्च दो घटकों से मिलकर बना होता है, स्टार्च दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है एमिलोज और दूसरा होता है बेटा एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन। स्टार्च दो घटकों से मिलकर के बना होता है, एक तो होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन।
ठीक है। अल्फा ग्लूकोज इनके मोनोमर्स यूनिट बोलेंगे हम, यानी कि पॉलीमर्स किसके बने होते हैं बेटा, ये अल्फा ग्लूकोज के मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बेटा, हालांकि मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया था बेटा, स्टार्च जो होता है ना, जब डायस्टेज एंजाइम से आप इसका अपघटन कराओगे, डायस्टेज एंजाइम से आप इसका अपघटन कराओगे, डायस्टेज, तो ये देता है बेटा माल्टेज। तो ये क्या बनाता है, माल्टेज, माल्टोज, जय, तो ये बनाता है माल्टोज। स्टार्च डायस्टेज एंजाइम जब अपघटित करता है इसको, डायस्टेज एंजाइम बेटा ना, तो क्या बनाता है बेटा, माल्टोज। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम से क्या बनाता है ये, माल्टोज। और अगेन फिर माल्टोज का अपघटन करते हैं हम, है ना, तो फिर क्या बनता है बेटा, 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज की, 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज की, मतलब अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। तो फाइनली हम कह सकते हैं बेटा स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इनको ना। हाँ ठीक है, इन यूनिट्स, ठीक है, सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहली बात, स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। नंबर ऑफ कितने होंगे बेटा, N, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड है। अब कैसे ऐड है वो अभी देखेंगे हम। दूसरी बात, पॉलीसेकेराइड जो होता है कौन सा होता है, पादपों में या पेड़ पौधों के अंदर जो संग्रहित होता है, स्टोरेज होता है बेटा, कौन सा होता है, स्टार्च की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है। थर्ड बात करें, स्टार्च जो होता है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ओके, यानी अल्फा ग्लूकोज से बना बहुलक है। ओके, नेक्स्ट बात करें, स्टार्च में 2 घटक होते हैं बेटा, है ना, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एमिलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। ठीक, एंड लास्ट इसमें क्या बात करी हमने कि स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्टार्च अगर डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बात करें, डायस्टेज एंजाइम है ना, डायस्टेज क्या बेटा, ये एंजाइम है, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर आप बात करोगे तो क्या बनाता है प्रोडक्ट, माल्टोज बनाता है। और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर 2 यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज की प्राप्त होती है, 2 यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज की प्राप्त होती है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर्स की, है ना। ओके, चलो हेडिंग डालते हैं अब पहले एमिलोस, है ना, पहले हेडिंग डालते हैं बेटा एमिलोस। एमिलोस, ठीक है भाई, एमिलोस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ऐसे, फिर अल्फा, सॉरी, फिर हम कौन सा एमिलोपेक्टिन को पढ़ेंगे ना। तो एमिलोस में लिखो बेटा, पहली बात तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, दूसरी बात ये स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। और तीसरी बात बेटा, कार्बन की सीधी चेन से संबंधित होता है, मतलब ये सीधी कार्बन की, कार्बन मतलब इस ग्लूकोज की है ना, अल्फा ग्लूकोज की सीधी सीधी चेन होती है, इसके अंदर कोई बीच में ब्रांच नहीं होती है, विदाउट एनी ब्रांच, है ना। ठीक है, और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है इसके अंदर, है ना। ये सारी बातें आपको एमिलोस के अंदर याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, एमिलोस वाटर सोल्यूबल होता है ना, यानी जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। दूसरी बात, स्टार्च का कितना पार्ट बनाता है बेटा, ये स्टार्च का 15 से 20% पार्ट ही बनाता है ना, स्टार्च का 15 से 20% भाग है। ओके, तीसरी बात क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज जो होता है ना, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है, अल्फा ग्लूकोज, है ना। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, जिसकी एक सीधी चेन चली जाती है ना, अल्फा ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा चेन यानी श्रृंखला का निर्माण करता है ना।
श्रृंखला का निर्माण करता है ना। तो एक सीधी चेन बनाता है बेटा। ओके, क्लियर हुई बात? अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने देख लिया ना। बात करें बेटा इसके स्ट्रक्चर की। अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे तीसरा बनेगा, एंड अप टू इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक। ओके, अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोज में याद करो OH नीचे था, H ऊपर था ना, अल्फा और बीटा। ओके, सेकंड वाले में भी बिल्कुल सेम था, OH और H। थर्ड वाले में पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, H एंड OH। फोर्थ वाला सेम है ना, मतलब कैसे जो चल रहा था पहले का थ्रू आउट, OH एंड H। 5 में ऊपर CH2OH मिलता है और इसके अंदर H लिखते हैं, ठीक है। सिमिलर आगे के स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा, HOH दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पर OH अंदर चला जाएगा, OH ऊपर चला गया, H आया बाहर है ना, फिर वापस से OH H एंड लास्ट CH2OH। अगेन फिर बात करें बेटा, तो यहाँ से पहला कार्बन है HOH, दूसरे पर भी सेम HOH, तीसरे पर चेंज हो जाएंगे OH H, फोर्थ वाले पर फिर वापस से HOH, और लास्ट वाले में बेटा CH2OH एंड H। यही था सब कुछ, ठीक है। फिर जो ये यूनिट्स आपस में ऐड होती है बेटा, इस यूनिट्स के आपस में ऐड होती है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको ध्यान से सुनिएगा है ना। देखो ये क्या करती है बेटा, ठीक, देखो यहाँ से OH और इसका OH आपस में हटेंगे है ना, OH आपस में हटेंगे और क्या मिलेगा H2, और H2 बन जाएगा, इसमें से अलग होकर के O से ये बॉन्ड बना लेगा। सिमिलर यहाँ से H2 अलग होगा और इस तरीके से सिमिलर यहाँ से H2 अलग होगा, और ये कंटिन्यू आगे चल रहा है इसलिए हमने छोड़ दिया ना, ठीक है। सिमिलर यहाँ से, और ये चेन आगे चली जा रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा, एमिलोस है ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, एमिलोस का है। फटाफट ड्रॉ करो ना। एमिलोस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्च जो है दो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एक एमाइलोस या एमिलोस बोल देते हैं, दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोस की बात कर रहे हैं बेटा, एमिलोस जल में विलय होता है, स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है, एंड अल्फा ग्लूकोज जो होते हैं इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ होता है। ये फोर्थ वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इनके बीच में बॉन्डिंग मिलती है, इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड मिलता है इसके बीच, ठीक है। बाकी एक सीधी श्रृंखला का चेन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये कौन सा है, एमिलोस, कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट चले, अगला आता है बेटा एमिलोपेक्टिन, है ना। सेकंड पॉइंट आता है इसका एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन देखो जैसा हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, सारे पॉइंट वापस रिपीट होंगे, ध्यान से सुनिएगा ना। देखो पहला पॉइंट आता है बेटा, वहां जल में विलय था, ये जल में अविलय होता है। इनसोल्युबल इन वाटर, है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करें, वहां बताया था आपको, देखो स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होता है, एमिलोपेक्टिन, यानी स्टार्च का
80 to 85% पार्ट है ना, भाग होता है। ठीक है, वहाँ क्या था, उसमें बताया था बेटा अल्फा ग्लूकोज जो होते हैं उनकी एक सीधी चेन मिलती है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रांचेज मिलती है ना, कार्बन, अच्छा अल्फा ग्लूकोज की श्रृंखला तथा ब्रांचेज है ना, शाखाएं दोनों पाई जाती है। मतलब सीधी चेन भी मिलेगी और ब्रांचेज भी मिलेगी। अब बात करें बेटा कि जब सीधी चेन मिलेगी है ना श्रृंखला में, तो श्रृंखला में तो मिलता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और जब ब्रांच मिलेगी शाखाएं, तो शाखाओं में क्या होता है बेटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध मिलता है। ठीक है, तो एमिलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी। अब फॉर्म करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एग्जैक्टली। देखो ठीक है, और एक जस्ट इसके नीचे बनाएंगे बेटा हम 6 वाला कार्बन है ना, इसी प्रकार इसके आगे बनेगा, इसी प्रकार इससे पहले भी बन जाएगा ना। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको ना। ठीक, अब देखो बताओ इसमें क्या था, पहला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, सिमिलर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे वही रहेंगे बेटा। ठीक, अब बनाते हैं इनका ना। देखो पहले H OH नीचे, H OH, थर्ड वाले में OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, फोर्थ वाले में फिर नीचे ही रहेगा, और लास्ट वाले में CH2OH एंड H। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर रहे हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर इतनी बार बनेंगे अपने आप याद हो जाएंगे अगर प्रॉपर बनाओगे तो, है ना। HOH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, फिर इसमें OH ऊपर H, CH2OH और लास्ट में H। ठीक है, कंटिन्यू सब में यही बनाना है। ये छठा बना है CH2OH और H, OH, फोर्थ नंबर में OH ऊपर जाता है, OH H, बाकी सब में OH नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ आता है बेटा CH2OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, H, OH। कहने का मतलब ये, एक बार अगर आपको देख लिया, जान लिया, तरीके से समझ लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर आप कैसे भी रिपीट करो दिक्कत नहीं आएगी। OH, H, OH, H इसमें, OH इसमें ना, फिर इसमें OH, H, और लास्ट वाले में CH2OH और H। ठीक बेटा, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को है ना ध्यान से। ठीक, अब इसमें एग्जैक्टली हम बताना क्या चाह रहे हैं बेटा, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो सीधी चेन मिलती है, उसमें तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, है ना। ठीक है, उसमें तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो देखो बेटा
ये सीधी चेन हुई, इसमें बॉन्ड मिला। सिमिलर यहाँ मिलेगा, सिमिलर यहाँ मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। इधर भी चल रहा होगा, क्लियर है, इधर भी चल रहा होगा कुछ। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, OH यहाँ मैंने बताया बेटा, जो देखो ब्रांचेस जब निकलेगी तो एक चेन अलग बन रही है, दूसरी चेन अलग बन रही है, और इस चेन का पहला कार्बन, दूसरी का छठा कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से OH, इसका OH, है ना, दोनों रिमूव होंगे और क्या बन जाएगा फिर, ये ऑक्सीजन से ऐड होगा और यहां बच जाएगा CH2 ओनली। देखो बात समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बेटा ये किसका, एमिलोपेक्टिन का, एमिलोपेक्टिन का। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी आपको ना, ठीक है। फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका। दोनों में डिफरेंशिएट हमने कर दिया बेटा अच्छे तरीके से, एमिलोस में और एमिलोपेक्टिन में। एमिलोस में सीधी सीधी ब्रांचेज होती है, एमिलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेज, एमिलोपेक्टिन जो एमिलोस था उसमें सीधी सीधी चेन होती है, और एमिलोपेक्टिन के अंदर चेन के अलावा दो चेन आपस में ऐड हो जाती है, इसका मतलब ब्रांचेज निकल जाती है ना। और ब्रांचेज कैसे बनाई वो बता रखी है आपको ना, अमाइलोपेक्टिन, है ना, क्या बेटा ये अमाइलोपेक्टिन। ठीक, अच्छा ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा, है ना। तो फाइनली ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है, दो टाइप के स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्टार्च कंप्लीट होता है ना, स्टार्च कंप्लीट होता है बेटा। स्टार्च में आपको दो चीज़ें पढ़ी आपने, देखो ना, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ स्टार्च में क्या क्या चीज़ें हमने देखी। हम बात कर रहे हैं बेटा स्टार्च की। देखिए स्टार्च, पहली बात तो पॉलीसेकेराइड का पार्ट है, ओके। पॉलीसेकेराइड तीन प्रकार के, तीन एग्जाम्पल देखते हैं हम, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, जिसमें से हम स्टार्च को डिस्कस कर रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें C6H10O5, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं इसलिए N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, C6H10O5 एंड N मोलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड बात ये होता है बेटा पेड़ पौधों में, पादपों के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, पादपों में संग्रहित होता है, ठीक। तीसरी बात करें अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। फोर्थ बात करें स्टार्च के दो घटक होते हैं, एमिलोस एंड एमिलोपेक्टिन, अमाइलोस और एमिलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च का अगर डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आप इसको अपघटित कराओगे तो क्या मिलता है बेटा, माल्टोज। और माल्टोज के हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन से आपके पास में 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज की मिलती है। क्लियर हुई बात, है ना। बात करें एमिलोस, है ना, एमिलोस जो होता है बेटा जल में विलय होता है यानी वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरी बात स्टार्च का 15 से 20% पार्ट होता है ये। और तीसरी बात अल्फा ग्लूकोज जो होता है इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक सीधी चेन में जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर आपके सामने, एक अल्फा ग्लूकोज, दूसरी अल्फा ग्लूकोज, तीसरी अल्फा ग्लूकोज, इसका पहला इसका चौथा कार्बन को आपस में बॉन्डिंग के द्वारा हमने ऐड कर दिया। प्रॉपर स्ट्रक्चर बना बना के दिखाया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, है ना। अगली बात करें एमिलोपेक्टिन की। एमिलोपेक्टिन की बात करो बेटा, ये जल में अविलय होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो हम, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। वो स्टार्च का कितना पार्ट बना रहता है, 15 से 20% पार्ट बना रहता है। ये क्या होगा बेटा, बाकी का रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, 80 to 85%, है ना। वो कौन बनाएगा, एमिलोपेक्टिन। और इसमें श्रृंखला के साथ साथ ब्रांचेज भी होती है। श्रृंखला की बात करोगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, और जब बात करोगे इसकी ब्रांच की तो पहली जो श्रृंखला है और दूसरी जो श्रृंखला है उसमें 1,6 यानी पहली श्रृंखला में पहला कार्बन, दूसरी श्रृंखला का 6th कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मिलती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। यहाँ CH2OH होता है, यहाँ OH होता है, तो बेटा H2 रिमूव करने के बाद में O और यहाँ CH2 रहने देना, ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था इसका, ये कंप्लीट होता है स्टार्च। हो गया क्लियर। तो दूसरी हेडिंग डालते हैं सेल्यूलोज।
ठीक है। दूसरी ट्रेन डालते बेटा सेल्यूलोज। सूत्र तो सेम ही रहेगा, इसका सूत्र पहले वाले के सूत्र के अनुसार ही रहेगा बेटा। फॉर्मूला तो क्या बनेगा इसका, C6H10O5 और इसके n मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे। ये तो बात हुई इसके फॉर्मूले की, है ना। ठीक है, दूसरी बात करें, यह विशिष्ट रूप से केवल पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज सिर्फ एंड सिर्फ, है ना बेटा, प्लांट्स के अंदर ही मिलता है, एनिमल से इसका कोई लिंक नहीं है ना। ठीक है, यह विशिष्ट रूप से सिर्फ प्लांट से ना पादपों में पाया जाता है। पादपों में पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है बेटा, पादपों में मिलता है ना। पता होगा बेटा, उसके जो सेल होती है ना वो बनी हुई होती है इसकी। ठीक है, तीसरा लिखो बेटा, पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। पादपों की कोशिकाओं में सेल वॉल की बात कर रहे हो ना, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है ना, मेन पार्ट है। कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति मिलती है ये इसका मेन पार्ट है। अच्छा बेटा, जैसे हमने स्टार्च की बात करी थी वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना था, वैसे सेल्यूलोज की बात करोगे ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है ना। बीटा डी ग्लूकोज से बनी चेन, है ना, श्रृंखला होती है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज से बनी श्रृंखला होती है। ओके, बीटा डी ग्लूकोज से बनी श्रृंखला होती है ना। ओके, बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो, अब हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की, कुछ इस टाइप से बना हो गया यहाँ पर ना। सबसे पहले यह बना रहे हैं ना, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर बनाओगे बेटा अगला। फिर इसके ऊपर बनाओगे अगला ना, और इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, होती तो चेन ही बेटा, लेकिन ध्यान से समझना इसको ना। देखो, जब हम बात कर रहे हैं बेटा बीटा ग्लूकोज की, ठीक है भाई, ध्यान रखना ये किससे मिलकर बना होता है बेटा, बीटा ग्लूकोज, है ना। तो जब बीटा ग्लूकोज की बात कर रहे हो तो बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर मिलेगा, H यहाँ मिलेगा, OH H, ठीक है, वापस से इसमें OH H, OH H, और यहाँ मिलेगा बेटा CH2OH एंड H। सिमिलर इसकी बात करो बेटा, OH H, ठीक है। अब इसमें H OH H OH, इसका H था, यहाँ CH2OH मिलेगा, और यहाँ लास्ट में, ठीक है, हाँ सही है, OH और H। इस वाले में भी OH ऊपर H नीचे, यहाँ OH
इसमें H, फिर OH, फिर H, CH2OH, H, OH, H। ना मुझे पता है तो आप थोड़ा उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बनाना ना। जब इस टाइप का स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर दो ना, थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कर लेते, बाद में कर लेंगे छोटा ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है बेटा आपको, देखो बॉन्ड फॉर्म करें, है ना, ये दोनों अलग होंगे, OH OH हो गया, और ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। सिमिलर यहाँ भी बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे ना। सिमिलर इसमें बनेगा, सिमिलर यहाँ बनेगा, ठीक। तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना। ओके, सारी चीजें क्लियर। ये रहा हमारा बीटा डी ग्लूकोज के। अगर सीधी चेन में देखो, सीधी चेन का मतलब आप स्ट्रेट मत जोड़ देना इसको, ये चेन ही बनेगी कंटिन्यूसली इस तरीके से चलेगी ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है। ये सेल्यूलोज की बात हो गई है ना, ये बात हो गई सेल्यूलोज की। ओके, तो सेल्यूलोज में आपको इतना ही ध्यान रखना है ना। कौन सा बॉन्ड मिल रहा है बेटा, इसमें भी श्रृंखला बनी होती है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ठीक। तो सेल्यूलोज के बारे में ये बात कंप्लीट होती है ना, ठीक है। बीटा यूनिट्स होती है बेटा, ध्यान रखना है, अल्फा नहीं बीटा, है ना, ठीक। अब थर्ड पे चलते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तीसरी यूनिट कौन सी है बेटा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक। देखो अब हम बात करें ग्लाइकोजन की। जैसे सेल्यूलोज था पादपों में स्टोर होता है, वैसे ग्लाइकोजन बेटा ये किस में स्टोर होता है, ये होता है एनिमल में, है ना। प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है ना, ठीक है। पहला पॉइंट तो बेटा प्राणियों के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या स्टोर होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड स्टोर होता है ना। एकत्रित रहता है, ठीक है। सेकंड बात करें इसमें हम तो देखो प्राणियों के शरीर में ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में ग्लाइकोजन ही स्टोरेज रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर ही स्टोर होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड है जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। दूसरी बात इसका स्ट्रक्चर्स देखोगे, अच्छा सूत्र वगैरह, ओके बेटा, हाँ तुम्हें लग रहा होगा फिर सूत्र तो लिखवाया नहीं है ना, सूत्र सेम ही बेटा सबका ना, लिखवा देते हैं ना, ठीक है। देखो बेटा ये लीजिए C6H10O5 वही है इसका सूत्र भी, है ना। इसका सूत्र भी क्या है बेटा, वही है पहले वाला ना, ठीक है। सारे पॉलीसेकेराइड के फॉर्मूले एक जैसे ही तो होंगे, कुछ भी अलग अलग नहीं होगा ना, ठीक। हाँ अब बात करें तो बेटा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो बिल्कुल सेम किसके समान होती है बेटा, एमिलोपेक्टिन के सेम होती है ना। इसकी जो संरचना होती है, संरचना
अमाइलोपेक्टिन या एमिलोपेक्टिन के समान होती है। किसके समान होती है? एमिलोपेक्टिन के समान होती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एमिलोपेक्टिन में कुछ ब्रांचेज होती है, इसमें ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब उसी की फॉर्म है लेकिन इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई रहेगी, तो बस वो अपने आप क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन। समझ गए? लेकिन इसमें अत्यधिक संरचनाएं पाई जाती है। इसमें अत्यधिक ब्रांचेज पाई जाती है ना, अत्यधिक शाखाएं पाई जाती है। तो जैसे ही एमिलोपेक्टिन आया तो अब समझ में आया, इसका मतलब ये बेटा अल्फा ग्लूकोज का ही, इसका मतलब ये अल्फा ग्लूकोज का ही क्या होगा? बहुलक होगा। अल्फा ग्लूकोज का ही बहुलक होगा। सही बात है। इसका मतलब ये अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर रहेगा। सही है। जब शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। वैसे क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, लेकिन जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ग्लूकोज की, तो बाहर से एनर्जी ग्लूकोज मिल नहीं रही है, तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, जो स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये बात बता दी तो मतलब अब आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम किसके जैसा है बेटा? एमिलोपेक्टिन के समान है, और एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी की स्ट्रक्चर जो ब्रांचेज है उसको हम रिपीट कर देंगे तो बन जाएगा वो हमारे पास में ग्लाइकोजन। ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे बेटा? जब बॉडी को किसकी आवश्यकता है बेटा? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तब क्या करेगा? एंजाइम ग्लाइकोजन को, तो एंजाइम क्या करेंगे बेटा? ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। जब भी रिक्वायरमेंट हुई ग्लूकोज की, एंजाइम आएंगे, ग्लाइकोजन को तोड़ना स्टार्ट करेंगे और अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में ये पूरा टूट जाएगा। ये था ग्लाइकोजन। होता है स्वेट व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो जल में विलय होता है ना। ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन श्वेत पाउडर होता है जो जल में विलय होता है, जो जल में विलय रहता है। ठीक है। ग्लाइकोजन का जो रंग होता है, ग्लाइकोजन विलयन, ये क्या करता है बेटा? आयोडीन से क्रिया करके बैंगनी लाल रंग देता है। ग्लाइकोजन विलयन आयोडीन से अभिक्रिया करके लाल बैंगनी रंग देता है ना।
लाल बैंगनी रंग देता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे बेटा ग्लाइकोजन से रिलेटेड, और इसी के साथ में पॉलीसेकेराइड टॉपिक भी समाप्त होता है ना। पॉलीसेकेराइड की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलीसेकेराइड में आपको पता है बेटा 3 प्रकार के हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए है ना, ठीक है। वापस देख लेना बेटा इसमें क्या क्या चीज़ है बेटा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। दूसरी बात, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पॉलीसेकेराइड जो है ना एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, पादपों में नहीं होता, सेल्यूलोज पादपों के अंदर था। संरचना की बात करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन कहाँ पढ़ा था हमने, स्टार्च में। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, है ना। तो एमिलोपेक्टिन के समान होती है इसकी संरचना, ठीक है। उसके बाद बात करें, एमिलोपेक्टिन आ गया तो इसका मतलब है अल्फा ग्लूकोज रहेगा, है ना। तो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर होती है ना। तो बात करें बेटा बॉडी के जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, एंजाइम वगैरह ये काम करते हैं। एंड लास्ट ये कोई पाउडर की फॉर्म में होता है, जल में विलय होता है, आयोडीन से रिएक्शन करा दे इसके तो लाल बैंगनी रंग दे देता है। क्लियर हुई बात है ना, ये सारी चीज़ें थी ना। मैं एक बार ओवरव्यू में बेटा पूरा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड रिपीट कर देता हूँ ना। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की 3 टाइप्स के होंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्ट बात करें स्टार्च की, देखो स्टार्च जो होता है बेटा, सबसे पहली बात फॉर्मूला तीनों का ही सेम है, C6H10O5, C6H10O5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N, C6H10O5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N, C6H10O5, ओके क्लियर। अगली बात करें, देखो ये क्या होता है बेटा, स्टार्च जो होता है ना ये पादपों के अंदर संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है ना, ठीक है। किसमें स्टोर होता है बेटा, पादपों के अंदर स्टोर रहता है, ठीक। स्टार्च जो होता है अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, यानी अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ करके फिर स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करें, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है ना, एक तो एमिलोस है और दूसरा है एमिलोपेक्टिन। स्टार्च 2 भागों में बांटेंगे, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। क्लियर हुई बातें, है ना। स्टार्च का अगर बेटा बात करें ना, एंजाइम डायस्टेज एंजाइम होता है, स्टार्च को अपघटित करता है, डायस्टेज एंजाइम होता है, स्टार्च को अपघटित करके किस में तोड़ता है, माल्टोज में। स्टार्च की बात कर रहे हैं बेटा, स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन, तो बनते बेटा 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स। क्लियर हुई बात है ना। अब बात की थी हमने 2 प्रकार के इसमें अवयव पाए जाते हैं, कंपोनेंट पाए जाते हैं, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम एमिलोस को। देखो जब एमिलोस की बात आती है, पहली बात ये वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी जल में विलय है। दूसरी बात, स्टार्च जो होता है बेटा इसका 15 से 20% भाग वो होता है एमिलोस, बाकी रिमेनिंग कौन सा होगा, एमिलोपेक्टिन रहेगा। क्लियर, ठीक है। तीसरी बात करिए, अल्फा ग्लूकोज में जो बॉन्डिंग मिलती है बेटा, अल्फा ग्लूकोज होंगे सारे के सारे। अल्फा ग्लूकोज एक चेन बनाते, सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें एक अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये रही आपके पास में पहली अल्फा ग्लूकोज, दूसरी अल्फा ग्लूकोज, तीसरी अल्फा ग्लूकोज, ऐसे सॉन चलती रहेगी, है ना। 100-200 यूनिट्स होती है इसके अंदर, ठीक। तो इसमें पहला और चौथे के बीच में H और H, OH दोनों ग्रुप आएंगे, H2 की फॉर्म में रिमूव कर देंगे और O रह जाएगा, ठीक है। अब बात करें दूसरा स्ट्रक्चर आता है बेटा एमिलोपेक्टिन। जल में अविलय होता है, स्टार्च का 80 से 85% पार्ट बनाता है, ठीक है। एक श्रृंखला भी मिलेगी और चेन, देखो सीधी श्रृंखला तो है, उसके अलावा ब्रांचेज भी मिलेगी, शाखाएं, है ना। जब सीधी चेन होगी उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, जब शाखाओं की बात करोगे तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने, एक ब्रांच ऐसी बनाना जैसी एमिलोस की बनाई, दूसरी ब्रांच ऐसी बनाना एमिलोस के समान। पहली एमिलोस का OH, और इसमें कोई सा भी जहाँ से आप लिखना चाहो, ये 6 नंबर का, इसका OH H2 की फॉर्म में अलग हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर होता है एमिलोपेक्टिन का। क्लियर हुई बात, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेल्यूलोज की। देखो सेल्यूलोज का फॉर्मूला सेम बिल्कुल डिट्टो वैसा की वैसा है जो स्टार्च का था ना, C6H10O5, ठीक है। अच्छा, ये मुख्य रूप से किसमें मिलता है बेटा, पादपों में पाया जाता है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, ध्यान रखने वाली बात है बेटा। स्टार्च की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज था, और जब सेल्यूलोज की बात करोगे तो बीटा डी ग्लूकोज होता है ना। इससे बनी एक सीधी श्रृंखला होती है। श्रृंखला को सीधी ना जोड़ करके हम कुछ इस टाइप से जोड़ेंगे। क्यों, रीजन क्या है इसमें, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाओगे ना, तो इसमें क्या बेटा क्रॉस बॉन्डिंग बन रही है, उसको हम सीधा बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में इस तरीके से स्ट्रेट बना देते हैं इसको ना। तो क्या करें बेटा, पहले का OH बीटा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो OH ऊपर मिलेगा, और इसका 4th नंबर का OH, ये दोनों आपस में H2 की फॉर्म में जुड़ेंगे और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे।
ठीक। एंड लास्ट इसका आता है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लिए हमने स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही किसके एग्जैक्ट होता है, एमिलोपेक्टिन के समान मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमिलोपेक्टिन होता है। एमिलोपेक्टिन से अल्फा ग्लूकोज याद आ जाएगा। अल्फा ग्लूकोज में सीधी सीधी चेन जोड़ेंगे, एमिलोस बनाता, और दो एमिलोस के स्ट्रक्चर को आपस में ब्रांच में जोड़ देंगे 1,6 बॉन्ड से, तो वो एमिलोपेक्टिन बन गया था। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हुई। ग्लाइकोजन का जो बहुलक, किसका बहुलक होता है, ये अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। ठीक है, प्राणियों में स्टोरेज होता है, मतलब एनिमल्स के अंदर स्टोर रहता है ना ग्लाइकोजन की। ठीक है, और बाकी छोटी मोटी बातें कर ली थी हमने। बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होगी तो बेटा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा काम होता है ना। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो जल में सोल्यूबल होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, और लास्ट बात बताइए बेटा, आयोडीन के साथ में रिएक्शन करा दी जाए अगर इसकी ग्लाइकोजन सॉल्यूशन की, तो लाल बैंगनी रंग हमें मिल जाता है। ओके, तो ये बात होती है पॉलीसेकेराइड की। ये सारा पॉलीसेकेराइड क्लियर होता है यहाँ तक। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।